हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 108 में। हाँ तो वे सब अच्छे हो, बढ़िया हो। तो बेटा देखो, प्रीवियस लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 107 में अपन ने जो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कुछ बातें, एक दो लाइनें अपन ने बताई थी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी और साइज के बारे में अब अपन बात करते हैं इस लेक्चर में बेटा। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करने की विधियाँ, यानी समष्टि घनत्व ज्ञात करने की विधियां। तो आप ध्यान दिए बेटा। समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो विधियां है ना बेटा, समष्टि घनत्व ज्ञात करने की विधियां। तो देखिए बेटा जी, पॉपुलेशन डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए कई पैरामीटर, कई मापदंड यूज में लिए जाते हैं और जो निम्न है। फर्स्ट अपन बात करें बेटा, तो आप ध्यान दें, जीवों की कुल संख्या। जीवों की कुल संख्या यानी अपन कहें बेटा टोटल नंबर। टोटल नंबर तो आप समझ सकते हैं भाई, कुल संख्या किसके द्वारा आप ज्ञात करेंगे? काउंटिंग। काउंटिंग गणना कर लोगे। यस बेटा। तो देखिए कि जीवों की कुल संख्या मतलब आपके सामने आ गया टोटल नंबर, यानी काउंटिंग। यानी किसी भी जाति या किसी भी पॉपुलेशन की स्थान विशेष पर उपस्थित सभी व्यष्टियों की गणना। व्यष्टियों की गणना। यस बेटा। यानी जितने भी इंडिविजुअल हैं, एक पॉपुलेशन के जितने भी इंडिविजुअल हैं, तो सबकी गणना, स्थान विशेष पर उपस्थित सभी व्यष्टियों की गणना, काउंटिंग। यस बेटा। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी D, अपन सभी व्यष्टियों की, एक पॉपुलेशन की सभी व्यष्टियों की गणना कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, बटा जितना स्पेस या एरिया है, तो D बराबर N/S। तो क्या आ जाता है? डेंसिटी। बात को समझ रहे बेटा? डेंसिटी। अब देखो बेटा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो समष्टि की अपन बात बेटा कि समष्टि, प्रकृति में जो समष्टि का आकार है वो 10 से भी कम। अपन कहें बेटा कि प्रकृति में समष्टि का आकार, प्रकृति में बेटा समष्टि का आकार बहुत छोटा, मतलब प्रकृति में समष्टि का आकार 10 से भी कम। 10 से भी कम। जैसे किसी वर्ष भरतपुर के आर्द्र क्षेत्रों में, जो वेटलैंड है बेटा, आर्द्र क्षेत्रों में साइबेरियन सार्स। यस बेटा। तो प्रकृति में समष्टि का आकार 10 से भी कम। जैसे किसी वर्ष भरतपुर के आर्द्र क्षेत्रों में जो वेटलैंड व साइबेरियन सार्स, क्योंकि बेटा भरतपुर में केवलादेव घन राष्ट्रीय पार्क है और वहाँ अतिथिक रूप में प्रवासी पक्षी साइबेरिया से, आपको मैंने बताया था सबसे लंबी दूरी का प्रवास साइबेरिया से वहाँ पर पक्षी आते हैं। तो किसी वर्ष कम संख्या में भी आ सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। तो प्रकृति में समष्टि का आकार 10 से भी कम, जैसे किसी वर्ष भरतपुर के आर्द्र क्षेत्रों में साइबेरियन सार्स, तथा लाखों, मिलियंस में, लाखों में भी हो सकती है, लाखों में भी
हो सकती है, जैसे जैसे किसी तालाब में क्लेमाइडोमोनास। तो बेटा आप समझ सकते हो कि मिलियंस में भी हो सकती है, जैसे तालाब में क्लेमाइडोमोनास। यस। अब बेटा जी आप ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि सीधी सी बात है बेटा कि देखो, यद्यपि, या पहले मैं ये बात बताऊं आपको कि देखो कि समष्टि घनत्व ज्ञात करना तो जीवों की कुल संख्या द्वारा काउंटिंग, टोटल नंबर काउंटिंग। तो अपन कहेंगे बेटा कि यह समष्टि घनत्व ज्ञात करने की सबसे सामान्य विधि है, मोस्ट कॉमन मेथड, सबसे सामान्य विधि है ना बेटा। यानी अपन कहें मोस्ट कॉमन मेथड, सबसे सामान्य विधि है। यस। और अपन ये भी कहें बेटा कि आमतौर पर सबसे उचित या सबसे उपयुक्त विधि भी है, यस बेटा, सबसे उपयुक्त विधि भी है, यानी मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, सबसे उचित तरीका भी है। यस बेटा। तो ध्यान से सुने कि भी काउंटिंग सबसे सामान्य विधि आमतौर पर समष्टि घनत्व ज्ञात करने के लिए उचित या उपयुक्त विधि भी है। जैसे अपन कोई वन क्षेत्र है, छोटा सा वन क्षेत्र है, उसमें अपन आम के पेड़ गिन लें कि 50 आम के पेड़ है, 50, तो 50 वो टोटल वेस्टियों की संख्या आ गई। अब मान लो कि वो 1000 मीटर में है, 1000 मीटर में वो एरिया स्पेस आ गया, तो डेंसिटी आ जाएगी, जो भी प्रति वर्ग मीटर या जो भी उसकी क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। यस बेटा। इसलिए समष्टि घनत्व ज्ञात करने की जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है या मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड जो होता है, सबसे उपयुक्त या उचित मेथड जो होता है, वो क्या होता है, टोटल नंबर, काउंटिंग के थ्रू टोटल नंबर। अब देखिए बेटा जी, अपन यहाँ पर एक नोट लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन नोट लिखते हैं। और ये नोट क्या कहता है, अपन कहते हैं बेटा, जो अपन यहाँ बात कह चुके हैं कि यद्यपि टोटल नंबर यानी काउंटिंग, यस बेटा, है ना, यद्यपि टोटल नंबर समष्टि घनत्व ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि है, है ना बेटा। अपन कहते हैं कि यद्यपि जो टोटल नंबर है यानी काउंटिंग है, ये समष्टि घनत्व ज्ञात करने की सबसे सामान्य विधि भी है और सबसे उचित यानी सबसे उपयुक्त विधि है, बात को समझे। लेकिन कुछ उदाहरणों में, आमतौर पर सबसे उपयुक्त है, लेकिन कुछ मामलों में, कुछ उदाहरणों में अपन कहेंगे बेटा, कुछ उदाहरणों में यह अर्थहीन का मीन होता है मीनिंगलेस, मतलब कुछ उदाहरणों में यह अर्थहीन या भाई कुछ मामलों में तो मीनिंगलेस हो जाती है, अर्थहीन, या इसके द्वारा समष्टि घनत्व को निर्धारित करना कठिन होता है, यस बेटा। बार बार कह रहा हूं कि कुछ मामलों में या तो अर्थहीन होती है, मीनिंगलेस, और या फिर इसके द्वारा समष्टि घनत्व को निर्धारित करना कठिन होता है, क्योंकि समष्टि का साइज
बहुत बड़ा होता है, उसमें गणना करना असंभव होता है, या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम खराब होने वाली प्रोसेस होती है। तो फिर आप जानते हो कि वहाँ बेटा अपन कहते हैं कि वहाँ कुछ अन्य मापदंड यानी अदर पैरामीटर वहां कुछ अन्य मापदंड अधिक सार्थक होते हैं, है ना बेटा। वहां कुछ अन्य मापदंड ज्यादा उपयुक्त होते हैं, कुछ दूसरे ही पैरामीटर अपन वहां पर यूज करेंगे, है ना भाई। आमतौर पर आप काउंटिंग कर लो, लेकिन फिर ये कुछ मामलों में, कुछ उदाहरणों में जब ये अर्थहीन हो जाए, मीनिंग ही नहीं निकले, मीनिंगलेस हो जाए, या पारितंत्र में किसी जाति के महत्व को कम करे, या इसको इस मेथड के द्वारा किसी समष्टि का गणना करना ही असंभव हो, या उसकी साइज को, समष्टि घनत्व को बताना, निर्धारित करना कठिन हो, तो फिर अपन कुछ अन्य मापदंड को यूज करते हैं। और उन मामलों में वो मतलब अन्य मापदंड अधिक सार्थक होते हैं, अधिक अर्थपूर्ण होते हैं, अधिक अर्थपूर्ण होते हैं, यानी ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं बेटा। यस। अब देखिए उन्हीं मामलों में से अपन एक मामला लेते हैं। अब अपने यहाँ सेकंड नंबर डालेंगे, और वो सेकंड नंबर पर वो फिर मामला आएगा आपका, और वो मामला है जैसे बायोमास या परसेंट कवर एरिया। बेटा क्या आएगा बताओ, बायोमास या परसेंट कवर एरिया, सही। यानी जैव भार या प्रतिशत कवर क्षेत्रफल, प्रतिशत आवरण क्षेत्रफल। तो ये दूसरा पैरामीटर है, बायोमास या परसेंट कवर एरिया। अब देखिए बेटा कि बायोमास या जो परसेंट कवर एरिया है, इसको अपन किस वे में यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझें कि बायोमास क्या होता है। बायोमास क्या है, तो बेटा आप समझ सकते हो कि बायोमास जैव भार, या आप जानते हो कि जीवित कार्बनिक पदार्थों का भार होता है, जीवित कार्बनिक पदार्थों का भार, है ना, जीवित कार्बनिक पदार्थों का भार, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। आगे जाकर बेटा ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे अपन आगे जाकर कि जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है ये भी दो प्रकार का होता है। एक अपन बात करेंगे बेटा कि फ्रेश, ताज़ा, जिसमें जल भी साथ में होगा, ताज़ा भार जल के साथ में। एक होता है शुष्क भार, ड्राई वेट, उसमें जल नहीं होगा, ड्राई वेट, है ना, तो वो ज़्यादा उचित आपका ड्राई वेट होता है। लेकिन अपन लेते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ओनली लिविंग, मर्थ होने के बाद में नहीं, ओनली लिविंग, तो जीवित कार्बनिक पदार्थों का भार, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ये आपका जैव भार होता है। बात को समझ रहे हैं। और बेटा दूसरा आपका जो परसेंट कवर एरिया होता है, ये परसेंट कवर एरिया क्या होता है, परसेंट कवर एरिया। तो बेटा देखो कि जो प्रतिशत कवर क्षेत्रफल है ना, परसेंट कवर एरिया क्या होता है, तो परसेंट कवर एरिया होता है कि एक विशालकाय वृक्ष है, या जो वृक्ष होते हैं उनकी जो कैनोपी होती है ना, कैनोपी, तो कैनोपी के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, कैनोपी के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ये आपका अपन बात रहा कि परसेंट कवर एरिया होता है। क्या होता है बताओ, परसेंट कवर एरिया। अभी अपन लिख देते हैं, क्लियर। तो ध्यान से सुने यहाँ से कि जो परसेंट कवर एरिया है वो क्या होता है बेटा। तो ध्यान दीजिए बेटा कि जो परसेंट कवर एरिया होता है उसको मैं आपको बता दूं दोबारा से, वहां से परसेंट कवर एरिया, ये होगा कि किसी वृक्ष, कोई भी ट्री है, किसी वृक्ष की कैनोपी, कैनोपी होती है बेटा वितान, वितान होता है, जैसे मैं आपको ऐसे रफली बता दूं कि ये जो गुंबद होता है ना, जैसे गुंबद,
जैसे वृक्ष यहाँ फैला हुआ है तो ऊपर वाला जो गुम्बद होता है उसके द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल, तो वो आपकी होती है कैनोपी, वितान। तो अपन यहाँ कहेंगे कि किसी वृक्ष की कैनोपी, वितान के द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल, ये। यस बेटा। तो ये आपका दूसरा जो पैरामीटर है बायोमास परसेंट कवर एरिया, जैव भार प्रतिशत कवर क्षेत्रफल। जीवित कार्बनिक पदार्थों का जो भार होता है वो तो जैव भार हो गया। परसेंट कवर एरिया आपको मैंने बता दिया कि किसी वृक्ष की कैनोपी द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल। अब ध्यान दो बेटा, अपन इस पैरामीटर को कब ज्यादा महत्व देते हैं या कब इसको अपन बात करें कि यूज करते हैं, कब प्रयोग करते हैं। आप समझ सकते हो कि यहां अपन कहेंगे कि बायोमास या परसेंट कवर एरिया मापदंड पैरामीटर का उपयोग समष्टि घनत्व ज्ञात करने के लिए, जब करते हैं जब दो असमान पादपों की तुलना हो, असमान आकार के, अत्यंत असमान आकार के पादपों की तुलना हो। तो बार बार लाइन कह रहा हूं मैं कि बायोमास या परसेंट कवर एरिया का उपयोग पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करने के लिए उस समय किया जाता है जब करते हैं जब दो अत्यंत असमान आकार के पादपों की तुलना हो, साथ ही साथ में उन दोनों का पारितंत्र में, इकोसिस्टम में महत्व भी, पारिस्थितिक महत्व भी अलग अलग हो, तो उस समय अपन यूज करते हैं बायोमास या परसेंट कवर एरिया। यस बेटा। जैसे मैं यहां पर आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये आपको एग्जांपल बता रहा हूं बेटा मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पर बताऊंगा जो एनसीईआरटी ने इतना सुंदर लिख रखा है लैंग्वेज में। किसी भी गाइड ने, किसी भी अच्छी गाइड ने हो चाहे कोई भी हो, किसी ने नहीं लिख रखा है वो, और इतना मस्त लिख रखा है एनसीईआरटी ने, आपके समझ में आएगा, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है रहस्य। तो कैसे देखो अपन एनसीईआरटी को पहचानते हैं, क्या लिख रखा है बेटा कि किसी क्षेत्र में 200 पार्थिनियम के पादप हैं। किसी क्षेत्र में, मैं आपको बता दूं बेटा, वो बता रखा है कि किसी क्षेत्र में 200 पार्थिनियम जानते हो, गाजर घास जो एक खरपतवार है, किसी क्षेत्र में 200 पार्थिनियम के पादप हैं तथा एक मतलब लार्ज यानी बहुत बड़ी कैनोपी वाला है ना बेटा, तथा एक बड़े वितान मतलब लार्ज कैनोपी वाला, बड़े वितान वाला विशालकाय बरगद का वृक्ष है ना बेटा। तो ध्यान दो, जैसे किसी खेत में या एक गांव में एक बहुत पुराना विशालकाय बरगद का वृक्ष होता है जिसकी शाखाएं 37 शाखाएं तो होती है ना, वो प्रो फ्रूट उनको सारा देती है, अवस्थम मूल, तो 37 शाखाएं फैली हुई है और एक बहुत बड़ी कैनोपी वाला, लार्ज कैनोपी वाला एक बरगद का वृक्ष है, विशालकाय बरगद का वृक्ष है। तो किसी क्षेत्र में 200 पार्थिनियम के पादप हैं तथा एक बड़े वितान लार्ज कैनोपी वाला विशालकाय बरगद का वृक्ष है। यस बेटा। और फिर अपन ये कहें सीधी सी बात कि यह कहना अनुचित होगा कि पार्थिनियम की संख्या के सापेक्ष, अगर अपन पार्थिनियम की संख्या देखें, यहाँ काउंटिंग करें, तो फिर तो जानते हो ज्यादा घनत्व किसका आएगा, पार्थिनियम का आएगा, है ना। तो अपन कहेंगे बेटा कि ये पार्थिनियम की मात्रा के सापेक्ष बरगद का समष्टि घनत्व कम है। आप जानते हो कि ये कहना थोड़ा अनुचित होगा। क्यों होगा अनुचित, है ना। तो अपन कहेंगे, यहाँ अपन एक लाइन लिखेंगे कि यहाँ
यहां पार्थेनियम, पार्थेनियम की मात्रा के सापेक्ष, मात्रा के सापेक्ष बरगद का समष्टि घनत्व कम बताना अनुपयुक्त होगा, अनुपयुक्त होगा बेटा। क्योंकि अभी देखो ये जो काउंट करने में कोई किस पर डिपेंड नहीं है ना, और ये बायोमास या परसेंट कवर एरिया, तो ये निरपेक्ष विधियां हैं। अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि पार्थेनियम की मात्रा के सापेक्ष में अगर अपन वहाँ बरगद का समष्टि घनत्व है कम बताना अनुपयुक्त होगा, तो फिर ऐसे मामलों के अंदर ये टोटल नंबर यानी काउंटिंग मीनिंगलेस है, बताया था ना, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। इनमें ज्यादा अर्थपूर्ण या ज्यादा सार्थक क्या है, बायोमास या परसेंट कवर एरिया। क्योंकि बेटा इसका मतलब तो तुम अगर पार्थेनियम की मात्रा के सापेक्ष अगर तुम बरगद का घनत्व कम बताओगे, तो जो बरगद का उस पारितंत्र में जो एनॉर्मस रोल है, महती भूमिका है, उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये लाइन एनसीईआरटी ने लिख रखी है, इंग्लिश एनसीईआरटी देखो तो मजा आ जाएगा तुम्हें, कि जो एनॉर्मस रोल है, मतलब जो महत्वपूर्ण भूमिका है बरगद की उस समुदाय में, उस आवास में, उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, है ना। तो फिर आप कहना कि पार्थेनियम की मात्रा के सापेक्ष बरगद का समष्टि घनत्व कम बताना अनुपयुक्त है, तथा उस आवास में अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे बेटा यहां पर, अपन कहेंगे बेटा कि भाई उस आवास में या समुदाय में बरगद की महती भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना बेटा, महती भूमिका यानी एनॉर्मस रोल, यस बेटा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का किसी भी चीज में स्वतंत्र प्राप्ति करने में या किसी भी चीज में उसका बहुत बड़ा रोल हो, और फिर अपन एक दूसरा पैरामीटर लगाकर अगर मान लो उसकी भूमिका को अपन अंडर एस्टिमेट करें तो अच्छा नहीं लगेगा। बात को समझे, क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा अभी आगे अगले टॉपिक में इकोसिस्टम में, लेकिन यही एक छोटा सा बता देता हूं कि ये जो बरगद है, अंजीर है ना बेटा, ये आपकी होती है कीस्टोन स्पीसीज, कुंजशील जातियां, कुंजशील जातियां। बेटा क्या होती है कुंजशील जातियां, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा। कीस्टोन जातियां, कुंजशील जातियां वो जातियां होती है जो समुदाय में उनकी संख्या तो बहुत कम हो, लेकिन उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, उनका कंट्रोल पारितंत्र पे बहुत बड़ा होता है, वो आपकी होती है कीस्टोन जातियां। तो ये बरगद और अंजीर भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में कीस्टोन जातियां हैं, कीस्टोन जातियां, कुंजशील जातियां। कैसे बेटा, आप जानते हो ये पुष्पों और फलों से लदी होती हैं, और आपको पता है ये उस समय फल या बीज, ये उस समय फल या बीज देती है जब अन्य प्रकार के पौधे फल या बीज नहीं देते हैं। तो जितने भी फलाहारी पक्षी हैं, रोडेंट्स हैं, फलाहारी पक्षी हैं, रोडेंट्स हैं, या कई वानरगण पूरी तरह से इन पर डिपेंडेड होते हैं, इन पर निर्भर होते हैं, इसलिए कीस्टोन जातियां हैं। इसी प्रकार जानते हो किसी जंगल के अंदर टाइगर और लायन संख्या में बहुत कम होते हैं, लेकिन वो कीस्टोन जाति होती है, क्योंकि वो उस पारितंत्र पे, उस समुदाय पे उनका कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। ये सारा अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया।
इसलिए अगर आप उस पार्थिनियम की मात्रा के सापेक्ष बरगद का समष्टि घनत्व कम देते हो तो उस आवास में आप बरगद की महती भूमिका को डिमोलाइज कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, उसको, उसकी भूमिका को आप नकार रहे हो। और वो इतना बड़ा कैनोपी वाला पादप है, कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, कितने पक्षियों को, कितने अन्य जंतुओं को वो आवास दे रहा है बरगद, जबकि पार्थिनियम का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए फिर इस मामले में अपन है ना इन उदाहरणों में या इन मामलों में हम पैरामीटर कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि काउंटिंग तो मीनिंगलेस होगा, तो पैरामीटर कौन सा यूज करेंगे हम, बायोमास या परसेंट कवर एरिया यूज करते हैं। बायोमास या परसेंट कवर एरिया मापदंड प्रयुक्त करते हैं जिससे बरगद का बायोमास, जानते हो चाहे 2000 पार्थिनियम क्यों ना हो, ये 200 की बात कर दो तुम, 2000 पार्थिनियम भी होंगे तो बरगद का बायोमास भी ज्यादा होगा और ऊपर का कैनोपी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, ज्यादा। तो इन मामलों में हम बायोमास या परसेंट कवर एरिया मापदंड प्रयुक्त करते हैं जिससे बरगद का समष्टि घनत्व अधिक आता है, ज्यादा ही आता है, अधिक आता है। यस बेटा, और एनसीईआरटी इस पॉइंट को पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। अब कोई ऐसे कह दे कि भाई काउंटिंग के पर्पज में बताओ आप, तो काउंटिंग में कम आइगलिन वो यूज ही नहीं करना बेटा, वो मीनिंगलेस है, इसलिए उस क्वेश्चन को नकारना आपको, वो कभी यूज ही नहीं करना। आपको यहाँ पर पैरामीटर क्या यूज करना है, बायोमास या परसेंट कवर एरिया, और ये पैरामीटर यूज करते ही बरगद का समष्टि घनत्व ही ज्यादा आएगा, क्योंकि बरगद की बहुत बड़ी भूमिका होती है पारितंत्र में, है ना, क्योंकि वो क्या है, की स्टोन जाति है, कुंजशील जातियां, यानी वे जातियां जो इकोसिस्टम में या समुदाय में होती तो कम है लेकिन उनका बड़ा नियंत्रण होता है, उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। यस बेटा, यस, क्लियर है, ये लो जी। तो ये आपका मापदंड हो गया सेकंड, बायोमास या परसेंट कवर एरिया। नेक्स्ट बेटा आपके सामने अपन लेते हैं कि अब इतनी देर तो अपन ये निरपेक्ष विधियां पढ़ी, इतनी देर अपन ने क्या पढ़ी है, निरपेक्ष। खैर दूसरे से लेना नहीं था क्योंकि या तो अपन काउंटिंग कर रहे थे या फिर ये मापदंड आपने यूज किया बायोमास या परसेंट कवर एरिया, तो ये तो आपने तब किया कि जब किसी एक की भूमिका आपको बतानी थी, तो ये मापदंड लगाते ही बरगद का ज्यादा आ गया। यस, अब अपन कुछ मेथड्स की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट आप देखिए जो रिलेटिव मेथड्स हैं, आपेक्षिक विधियां हैं। हाँ तो बेटा देखिए कि जो थर्ड मेथड है, थर्ड पैरामीटर यहाँ पर है रिलेटिव डेंसिटीज, आपेक्षिक घनत्व है। यस बेटा, तो अपन इस पैरामीटर का यूज कब करते हैं, तो सीधी सी बात है कब करते हैं अपन इस पैरामीटर का यूज, तो अपन लिखते हैं कि भाई जब किसी पॉपुलेशन का आकार अत्यंत बड़ा होने के कारण, जब किसी पॉपुलेशन का आकार अत्यंत बड़ा होने के कारण पॉपुलेशन यानी बेटा समष्टि, है ना, तो जब किसी पॉपुलेशन का आकार अत्यंत बड़ा होने के कारण, बहुत ही ज्यादा बड़ा आकार हो बेटा, तो जब किसी पॉपुलेशन का आकार अत्यंत बड़ा होने के कारण उसमें उपस्थित जीवों की गणना करना असंभव हो, उसमें उपस्थित जीवों की गणना करना असंभव हो, गणना करना असंभव हो, इम्पॉसिबल सा हो, है ना, असंभव हो, या फिर अधिक या फिर अत्यधिक समय लेने वाला हो, यानी बहुत सारा टाइम कंज्यूम करे बेटा। यस, तो फिर अपन बात करते हैं बेटा, तो फिर इस विधि का प्रयोग करते हैं, यानी किसका, रिलेटिव डेंसिटीज का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करते हैं।
यस बेटा, जैसे इसमें एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, इजीली मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि किसी पेट्री डिश में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, जैसे एक प्रयोगशाला में अपन किसी पेट्री डिश में, किसी पेट्री डिश में बैक्टीरिया, जीवाणु की पॉपुलेशन, बेटा जानते हो प्रयोगशाला के अंदर संवर्धन माध्यम में, कल्चर मीडियम में जब तुम जीवाणु की कल्चरिंग कराते हो तो अपन कहते हैं कि किसी पेट्री डिश में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, यानी प्रयोगशाला में किसी पेट्री डिश में जीवाणु के घने संवर्धन का घनत्व, जीवाणु के घने डेंस कल्चर का घने संवर्धन का घनत्व, उसकी गणना करके मापना आसान नहीं है, असंभव है, यह बहुत सारा टाइम वहाँ खराब हो जाएगा। तो फिर ऐसे मामलों के अंदर अपन, ऐसे मामलों में बेटा अपन ये जो निरपेक्ष विधियाँ थी, जो काउंटिंग के द्वारा, टोटल नंबर काउंटिंग के द्वारा, उन निरपेक्ष विधियों को अपन यूज न करके अपन निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं रखेंगे। ऐसे मामलों में अपन आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटीज मेथड से ही उद्देश्य की आपूर्ति करेंगे। तुम जानते हो कि बैक्टीरिया इतने सूक्ष्म हैं कि उनको एक एक को काउंट करना इम्पॉसिबल सा है, और फिर थोड़े ही समय में उनकी पॉपुलेशन का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उनकी पूरी माप बताना, उनका संख्या गिनकर घनत्व बताना असंभव सा होगा। यस, तो एक तो जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया किसी पेट्री डिश में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, एक तो ऐसे मामले में। यस, और दूसरा एग्जाम्पल अपन यहाँ देते हैं कि आप किसी तालाब में फिशेज की पॉपुलेशन, जैसे कोई पॉन्ड है, किसी तालाब में फिशेज की पॉपुलेशन है ना, फिशेज की पॉपुलेशन। अब दिमाग लगाओ कि तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ, जो अंगुलीनुमा मछली कहाँ होती है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में होती है और वो गति करती रहती है इधर उधर, तो वहाँ भी गणना करना, काउंट करना असंभव सा होगा। तो फिर आप कौन सा पैरामीटर यूज करोगे? आपेक्षिक घनत्व। वहाँ निरपेक्ष विधियाँ है ना, इकाई क्षेत्रफल में कुल संख्या, वो वाली यूज नहीं करोगे क्योंकि वो मुश्किल होगा। यस, तो फिर अपन वहाँ क्या करते हैं, जैसे अपन ऐसे मामलों में अपन क्या करते हैं कि सैम्पलिंग मेथड होता है, जैसे मछली पकड़ने का ट्रैप होता है, पासा ट्रैप, तो अपन प्रत्येक बार अपन उस मछलियों का सैंपल लेंगे, समुद्र है ना, और अपन बात रहे कि प्रति पास पकड़ी गई मछलियों की संख्या की गणना करके अपन झील का कुल घनत्व ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। बार अपन पास में कितनी मछली आई उनको चिन्हित कर दिया, फिर पकड़ी कितनी कॉमन आई, तो उसके हिसाब से अपन बात रहे कि गणना करने की कोशिश करेंगे। तो अपन कहते हैं कि इसके लिए सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। यस बेटा, और सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, अपन कहते हैं कि किसी सैंपल में प्रत्येक बार आई मछलियों की संख्या, किसी सैंपल में प्रत्येक बार आई मछलियों की संख्या, यानी वही बात जो भी मैंने पहले बोली, ना कि अपन ट्रैप, जो मछली पकड़ने का ट्रैप होता है प्रति पास, तो पासे को डालेंगे तो बार अपन डालते रहेंगे, तो किसी सैंपल में प्रत्येक बार आई कॉमन मछलियों की संख्या, उसी से अपन रिलेटिव डेंसिटी से अपन ज्ञात कर लेंगे। बात को समझ रहे हो? तो ये बात आपकी होती है बेटा। अब देखिए कि वहाँ अपन बात रहा कि आपेक्षिक घनत्व ही ऐसे मामलों में ज़्यादा अच्छा ठीक माप होगा। अब देखो अपन किसी जाति का अपन आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए एक तो नॉर्मल फॉर्मूला ये काम में लेते हैं, है ना। अपन कहते हैं कि किसी जाति
जाति के लिए अपन आपेक्षिक घनत्व है के लिए अपन देखो एक फॉर्मूला तो ये प्रयुक्त करते हैं, आपेक्षिक घनत्व है। पहली बात तो अपन बात करें कि उस जाति की वेष्टियों, उस जाति में जितनी वेष्टियां हैं उस जाति की वेष्टियों की कुल संख्या, कुल संख्या, यस बेटा, बटा वहां जो अन्य जातियां हैं सभी जातियों की वेष्टियों की कुल संख्या, कुल संख्या, यस बेटा, इनटू अपन क्या कर देंगे 100। एक तो ये मेथड होगा जो नॉर्मल है, अगर आपको डेटा उपलब्ध हो तो आप ये कर दोगे। यानी किसी जाति के लिए आपेक्षिक घनत्व है तो जाति के वेष्टियों की कुल संख्या बटा सभी जातियों के वेष्टियों की कुल संख्या इनटू 100। और बेटा एक अपन मेथड वहां यूज करते हैं जो दूसरे मामलों जैसे सैंपलिंग मेथड वाली बात आई ना, तो ऐसे मामलों में अपन करते हैं, और वो मेथड आपका एक्स्ट्रा होता है जैसे CM बटा R, CM बटा R, है ना। तो ये जो CM होता है कोट, यानी जितने चिन्हित किया, मार्क एंड रिलीज, और बटा जो फ्रीक्वेंसी होती है, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, बार बार रिपीट हो रही है फ्रीक्वेंसी, है ना, कितनी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है। इसके लिए आपके पास है मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज 3 होगी शायद, उसमें आपको बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है मॉड्यूल के अंदर कि एक जंगल में एक शोधार्थी है जो अपन बात रहे की खोज करता है, शोधार्थी, वो अपन बात रहे कि 20 खरगोश पकड़ता है। कितने खरगोश पकड़े उसने? 20, है ना। शोधार्थी ने एक जंगल के एक खंड से 20 खरगोश पकड़कर उनको चिन्हित कर देता है, छोड़ देता है, उनको चिन्हित करता है और फिर क्या कर देता है, छोड़ देता है। संपूर्ण रात्रि के बाद जब दोबारा पकड़ता है तो टोटल संख्या 28 आती है, टोटल संख्या 28। उन 28 में से 4 के ऊपर पहले से चिन्ह है, कितनों पर? 4 पर। तो पहले देखो चिन्हित करके कितनों को छोड़ा था? 20 को, ये लो, है ना। कोट मार्क एंड रिलीज, तो कितनों को छोड़ा था? 20 को छोड़ा था, है ना। वापस जब 28 पकड़े, कितने पकड़े बेटा? 28। तो कितने कॉमन आए? 4। रिपीटेड फ्रीक्वेंसी यानी वापस कितने आए? 4। तो 20 बटा 4 से कितना हो गया? यानी 5। तो जो शुरू के अंदर जितने आप पकड़ो और उनको चिन्हित कर दो वो तो आपका होगा मार्क एंड रिलीज, CM, मार्क एंड रिलीज, विमुक्त कर दिया। फिर दोबारा पकड़ो, जो टोटल पकड़े उनमें से कितनों पर रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, कितनों पर वो फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई, तो 4 पर रिपीट हुई, तो आपका हो गया 5, है ना। अब दोबारा आपने पकड़े कितने थे? 28। उस फ्रीक्वेंसी से 28 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो वहां टोटल 140 खरगोश होंगे। टोटल कितने खरगोश होंगे? 140। यस बेटा। तो ऐसे मॉड्यूल का वो क्वेश्चन है, तो एक आपका ये भी रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करने का एक ये तरीका है, CM बटा R। यस बेटा। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि जो रिपीटेड कोट मार्क एंड रिलीज, रिपीटेड कोट रिपीट हो रहा, जो रिपीटेड कोट और मार्क एंड रिलीज, भाई आपने रिपीटेड कोट और उसको मार्क और रिलीज कितने किए, ये तो आपको है ना। C का मतलब तो रिपीटेड कोट और मार्क एंड रिलीज, सही। और ये आपकी होती है रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, यस। आपने वहां शोधार्थी ने कितने खरगोश पकड़े थे? 20, सही। और 20 पर चिन्हित करके उनको छोड़ दिया, तो दोबारा जो भी पकड़े होंगे उनमें से कितने पर चिन्ह थे पहले से ही? 4 पे। तो ये आपकी यानी 20 में 4 पे तो एक, यानी 1/5, यानी हर 5वां रिपीट हो रहा था ना, हर 5वां रिपीट। अब आपने टोटल कितने? दोबारा 28 थे, 28 को आपने उस रिपीटेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 140। क्या आ जाएगा बेटा? 140। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? यस, क्लियर है। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ये भी एक मेथड है जो वहाँ पर एक क्वेश्चन सा आपको दे रखा है। यस। अब देखिए बेटा कि जो चौथा मेथड है वहाँ पर, चौथा मेथड वो आपका क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है। जो चौथा मेथड है समष्टि घनत्व ज्ञात करने का, वो इनडायरेक्ट मेथड है।
इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो ना। इससे नीट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है और एनसीईआरटी में वो सब कुछ दे रखा है। बाकी जो मैंने ये लास्ट वाला क्वेश्चन बताया खरगोश वाला, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऐसे जो एक्स्ट्रा एग्जाम में या जो एक्स्ट्रा होता है वहाँ आ जाता है ना। तो आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा था, आप कन्फ्यूज नहीं हो, बात को समझे। आप तो इतना ही दिमाग लगाना वैसे क्वेश्चनों के अंदर कि जितने पकड़े गए उनको चिन्हित कर दिया, है ना, और छोड़ा, फिर दोबारा जो संख्या आई उनमें जो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, तो जो पहले टोटल पे जितना चिन्हित किया था ना उसमें उस फ्रीक्वेंसी का भाग दे दो, जो आए उसको, जो दोबारा आपका टोटल आया ना उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वो संख्या आ जाएगी। अब देखो बेटा कि जो चौथा मेथड है वो आपके पास में अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। देखो इतनी देर आपके डायरेक्ट मेथड थी, है ना, डायरेक्ट या तो निरपेक्ष विधि थी कि कुल इकाई क्षेत्रफल में कुल संख्या ज्ञात करके, है ना, और या फिर अपन बात करें कि रिलेटिव मेथड था, आपेक्षिक था, सैंपलिंग मेथड, रिलेटिव मेथड था। अब आपके पास में जो मेथड है ना बेटा, वो आपके पास में देखो क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। बात को समझ रहे हो, अप्रत्यक्ष विधि। तो ध्यान से सुना बेटा, इनडायरेक्ट में, है ना, यहां अपन क्या कहते हैं कि यहां समष्टि का घनत्व है, समष्टि का घनत्व है, अपन बात करें समष्टि की जो व्यष्टि होती है बिना देख के, या अपन सीधी सी बात यहां कहें बेटा कि देखो इसको सीधी अपन परिभाषा दें कि इसमें समष्टि के आकार का मापन जीवों को बिना वास्तव में देखे गिने किया जाता है ना। तो आप कहोगे कि इसमें समष्टि घनत्व का मापन, समष्टि घनत्व का मापन वास्तव में जीवों को बिना देखे, ना तो इसमें अपन उनको देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते नहीं है अपन, है ना, बिना देखे वह गिने, ना उनको अपन काउंट करते हैं, गिने किया जाता है। मैं ना तो अपन उनको देखते हैं ना काउंट करते हैं, फिर भी अपन समष्टि घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बता, इस विधि के अंतर्गत किसी समष्टि के जीवों को बिना वास्तविक रूप से गिने अथवा देखे बिना उनका अपन घनत्व ज्ञात किया जाता है। यस बेटा, समझ गए हो, बिना देखे और बिना गिने। यस, यहां अपन एग्जाम्पल देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर अपन एग्जाम्पल देंगे बेटा कि जैसे भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है या जो नेशनल पार्क है या जो टाइगर रिजर्व है, बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र। यस बेटा, तो अपन बात करते हैं बेटा कि वहाँ आप जानते हो कि जो अपन यहाँ कहें कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या बाघ आरक्षित क्षेत्रों में, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में उन बाघों को बिना देखे और बिना गिने, बात को समझ रहे हो, बिना देखे और बिना गिने अपन बात बेटा कि उन बाघों की अपन गणना करते हैं, उन बाघों की अपन क्या करते हैं बेटा, गणना, है ना। तो कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं, तो आप जानते हो कि यहां बाघों को बिना देखे व गिने उनकी, या अपन कहेंगे उनके पद चिन्ह, उनके पद चिन्ह, पद चिन्ह होते हैं बेटा पग मार्क, पग मार्क्स, पग मार्क्स, पद चिन्ह। क्योंकि देखो जो वयस्क बड़े बाघ बाघिन होंगे उनके पग मार्क, पद चिन्ह बड़े होंगे, और जो छोटा शावक होगा उसके पद चिन्ह छोटे होंगे, और एक या दो शावक, एक शावक जन्म देते हैं, एक या दो शावक को। यस, तो पहले बात तो बाघों बिना देखे गिने हुए उनके पद चिन्ह, पग मार्क्स, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बाघ या जो बाघिन होती है और उसके जो बच्चे होते हैं निश्चित संख्या में मलगुट्टिकाएं
फिकल पैलेट्स त्यागते हैं, तो उनके पद चिन्ह पगमार्क्स व मल गुट्टिकाओं की संख्या, मल गुट्टिकाओं को, है ना, यानी वो छोटे छोटे पीसेज के रूप में, टुकड़ों के रूप में मल त्यागते हैं, तो मल गुट्टिकाओं की संख्या, यानी जो फीकल पैलेट्स हैं, की संख्या ज्ञात करके किया जाता है। सही बेटा? तो सीधी सी बात है कि वहां अपन कहें बेटा, सीधी सी बात है कि टाइगर सिनेसिस यानी बाघ समष्टि है, पग मार्क्स और फिकल पैलेट्स की संख्या गिन के उनका समष्टि घनत्व ज्ञात किया जाता है, उनका समष्टि घनत्व ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये सारे मेथड्स मैंने आपको बता दिए कि कैसे एक पॉपुलेशन डेंसिटी को ज्ञात किया जाए। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट अपन इसमें टॉपिक लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, समष्टि वृद्धि। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा। यस, तो देखिए, हाँ बेटा देखिए जी, अब पॉपुलेशन ग्रोथ, समष्टि वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, समष्टि वृद्धि क्या है? यस बेटा, तो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखते हैं जो एनसीईआरटी की है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी जाति के लिए समष्टि का आकार स्थैतिक प्राचाल नहीं है ना बेटा। अपन कहते हैं कि किसी भी जाति के लिए, किसी भी जाति की समष्टि होगी, किसी भी जाति के लिए समष्टि का आकार स्थैतिक प्राचाल नहीं है। अर्थात बेटा अपन एक बात कहें कि वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। स्टैटिक पैरामीटर मतलब स्थैतिक नहीं है, स्थिर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस कांस्टेंट रहेगी। कोई भी एरिया में किसी भी जाति के लिए किसी भी जाति की जो पॉपुलेशन है वो स्थिर नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है स्थिर, मैं आपको बता दूं कि बेटा उसके ऊपर आप जानते हो विभिन्न कारकों, यानी आप जानते हो कि ये जो समष्टि का आकार है वो कई कारकों पर इसकी निर्भरता है ना। तो अपन कहें कि समष्टि के आकार की निर्भरता, पहले अपन बात करते हैं निर्भरता की। तो बेटा विभिन्न कारकों पर निर्भरता होती है ना। जैसे उस समष्टि के लिए उस आवास में कितने संसाधन, आहार, भोजन उपलब्ध है ना। तो अपन सबसे पहला लिखेंगे आहार की उपलब्धता, आहार की उपलब्धता, आहार की उपलब्धता यानी कितना भोजन उपलब्ध है बेटा। यस, दूसरा आपका है परभक्षण का दबाव, परभक्षण का दबाव। भाई वहां पर उसका कोई परभक्षी है और मान लो परभक्षी ज्यादा हावी हैं तो समष्टि के सदस्यों को खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो परभक्षण का दबाव, बात को समझे। और प्रतिकूल जलवायु, कभी कभी आप जानते हो कि विषम जलवायु परिवर्तन हो जाते हैं, ज्यादा ठंड पड़ जाए या प्रतिकूल जलवायु, तो ये उस समष्टि के साइज पे मतलब प्रभाव डालते रहते हैं। और इनके ऊपर समष्टि के आकार की निर्भरता विभिन्न कारकों पर, आहार की उपलब्धता हो गई, परभक्षण दाब, प्रतिकूल मौसम या जलवायु, इन पे तो डिपेंड करेगा ना, बात को समझे। इसलिए डायनेमिक है वो, इसलिए अपन समझाना चाहते हैं आपको कि वो समष्टि का जो आकार है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, गतिशील है। यानी वो समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहेगा, कभी थोड़ा ज्यादा कभी कम, है ना। तो आप समझते हो कि समष्टि के आकार में परिवर्तन समष्टि में क्या घटित हो रहा है इसका कुछ बोध कराते हैं, है ना। और अपन कहें बेटा कि वो घटता बढ़ता रहेगा समय के अनुसार, समय के अनुसार वो घटता बढ़ता रहेगा, बात को समझे। अब मैं आपको बता दूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी आवास में पॉपुलेशन की ग्रोथ, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि भाई चार मूलभूत प्रक्रमों में परिवर्तन के कारण, चार मूलभूत प्रक्रमों में परिवर्तन के कारण किसी भी आवास में समष्टि का आकार घटता या बढ़ता है, घटता या बढ़ता है।
बात को समझे। तो ये तो निर्भरता है। अब मेन प्रभावित कौन करते हैं या फिर क्या चीज है, तो अपन कहेंगे बेटा कि किसी आवास में पॉपुलेशन ग्रोथ मुख्यतः 4 कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। किसी आवास में पॉपुलेशन ग्रोथ मुख्यतः 4 प्रक्रमों द्वारा प्रभावित होती है। 4 प्रक्रमों के द्वारा प्रभावित होती है बेटा। यस, अपना हाथ उठा ये यस। और यानी ये मूलभूत 4 प्रक्रम हैं जो जिम्मेदार होते हैं कि उस समष्टि का साइज घटेगा या समष्टि का साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। यस। अब देखो इनमें से जो फर्स्ट कारक है, फर्स्ट कारक मैं आपको बता दूं, फर्स्ट कारक है नेटेलिटी। नेटेलिटी का मीन होता है जन्म दर। नेटेलिटी यानी जन्म दर। यस बेटा। तो देखिए नेटेलिटी जन्म दर यानी समष्टि में नए जन्म लेने वाले सदस्यों की संख्या। नेटेलिटी जन्म दर, पहले भी अपने बर्थ रेट बता दिया आपको, है ना, जो उसको अपने बी मतलब से रिप्रेजेंट किया था, बी से, है ना। यानी अपन कहें कि समष्टि में नए जन्म लेने वाली व्यष्टियों की संख्या, व्यष्टियों की संख्या। ये लो जी। यस बेटा, ये आपकी हो गई नेटेलिटी, जन्म दर, नेटेलिटी हो गई। अब दूसरा कारक आप देखिए बेटा, ये आपका हो जाएगा मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर। यस बेटा, तो मृत्यु दर जिसको आप डी से प्रदर्शित करते हैं, इसको बी से और उसको किससे, डी से, तो आपकी हो जाएगी मोर्टेलिटी यानी मरने वाले व्यष्टियों की संख्या। समष्टि में मरने वाले व्यष्टियों की संख्या। मरने वाले व्यष्टियों की संख्या। और पहले अपन आप समझ रहे हो कि जन्म दर और मृत्यु दर पर निकाल चुके हैं, बात को समझ रहे हो। अब बेटा देख ध्यान से सुनो कि मरने वाले जो सदस्यों की संख्या क्या है वहां पर, क्लियर। फिर अपन थर्ड लेंगे। हाँ, थर्ड क्या है, अब आप जो थर्ड है यहां पर, तो थर्ड देखिए बेटा, थर्ड क्या है मैं आपको बता दूं। तो थर्ड यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो है बेटा इमिग्रेशन। यानी आप्रवासन। आप्रवासन, तो इमिग्रेशन मतलब बेटा आप्रवासन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी आवास में अस्थायी समय के लिए बाहर से आए हुए जीवों की संख्या या व्यष्टियों की संख्या। तो किसी आवास में, लेकिन बेटा अस्थायी समय, अस्थायी समय के लिए आई हुई व्यष्टियों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी आवास में अस्थायी समय के लिए आई हुई व्यष्टियों की संख्या। जैसे यहाँ पिपराली रोड सिक्कर, यहाँ सीएलसी है, तो तुम अस्थायी रूप से यहाँ आए थे तैयारी करने के लिए। अब जैसे महामारी आई या कुछ भी है तो यहाँ से चले गए, तो यहाँ का समष्टि घनत्व तो बहुत कम हो गया बेटा, बात को समझ रहे हो, है ना। तो किसी आवास में अस्थायी समय के लिए आई हुई व्यष्टियों की संख्या, क्लियर। वो आपका क्या होता है, इमिग्रेशन आपका होता है, आप्रवासन आपका होता है ना। यानी उसी जाति की व्यष्टियों की वो संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान अस्थायी रूप से आवास में कहीं और से आए हैं, कहीं और से आए हैं, बात को समझे। तो ये आपका हो गया आप्रवासन। फिर चौथा है बेटा इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन क्या है, उत्प्रवासन। उत्प्रवासन, है ना। तो जैसे आवास को छोड़ के चले जाते हैं ना, पलायन कर जाते हैं, है ना, तो वो आपका होता है बेटा उत्प्रवासन।
ई माइग्रेशन होता है किसी आवास से बाहर पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, किसी आवास से बाहर पलायन करने वाली व्यक्तियों की संख्या। बेटा दिमाग लगाना, अपन ने वहां एक पॉइंट पढ़ा था माइग्रेशन, उसमें तो जाना फिर वापस आना सम्मिलित होता है। यहां देखो इसका मतलब होता है कहीं और से किसी एक पॉपुलेशन के सदस्य व्यक्तियां आना, और इसका मतलब होता है बाहर पलायन करना, जाना। तो ये आपका हो गया ई माइग्रेशन, उत्प्रवासन। यस बेटा, तो ये मूलभूत रूप से ये 4 प्रक्रम हैं, वो निर्धारित करेंगे कि समष्टि बढ़ेगी या समष्टि घटेगी। बात को समझे। और ये अपन बात उड़ा कि 4 कारक, थोड़ा देखिए कि ये 4 कारक आपको मैंने बताई। और अब नेटेलिटी और इमिग्रेशन के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। अपन ऐसे यहाँ पर कहें कि भाई जो 4 मूलभूत कारक हैं जिसको प्रभावित करते हैं, इसमें 2 नेटेलिटी और इमिग्रेशन इसको बढ़ाते हैं, और दूसरे 2 मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन इसको घटाते हैं। तो अपन यहाँ पर फिर वही लाइन अपन लिखें बेटा कि नेटेलिटी यानी जन्म दर। यस बेटा, नेटेलिटी व इमिग्रेशन, आप्रवासन, समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं। ये 2 कारक हैं जो समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं, तथा मोर्टेलिटी व ई माइग्रेशन, उत्प्रवासन, समष्टि घनत्व को घटाते हैं। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपके सामने बात कर रहा हूं। या आपने कहा कि भी मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन, उत्प्रवासन के कारण समष्टि घनत्व में कमी आती है, वो एक ही बात आपकी हो गई। यस बेटा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपके सामने एक इंपॉर्टेंट समीकरण जो आई, बहुत इंपॉर्टेंट। इन समष्टि गुणों के द्वारा, मान लो अपन ऐसे कहें कि इन समष्टि गुणों के द्वारा, इन समष्टि गुणों के द्वारा समय टी पर है ना बेटा, इन समष्टि गुणों के द्वारा समय टी पर समष्टि का घनत्व है n है। समष्टि का घनत्व क्या है बेटा, कैपिटल N, घनत्व n है। यस बेटा, तो इकाई समय पश्चात मतलब t+1 यूनिट टाइम के बाद इसको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। है ना बेटा। क्यों भाई, आप जानते हो 4 मूलभूत प्रक्रम ही तो उसको प्रभावित करेंगे, और वो 4 मूलभूत प्रक्रम भी ऊपर जो आपको मैंने कारकों की निर्भरता बताई, भाई क्या क्या कारक निर्भरता है जिससे ये घट बढ़ सकता है, या फिर थोड़ा डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, स्टैटिक नहीं है। तो बेटा देखो, आपने क्या कहा कि इन समष्टि गुणों के द्वारा समय टी पर समष्टि का घनत्व क्या है, n। तो इकाई समय पश्चात t+1 इसको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है बेटा, कि माना समय टी पर n था, माना समय टी पर क्या था, n। तो आप समझ सकते हो कि इकाई समय के बाद, तो इकाई समय के बाद अपन यहां लेंगे n t+1 इकाई समय पश्चात। तो इकाई समय पश्चात जो t टाइम पे था वो तो ऐड हो जाएगा, उसके बाद 4 कारक तो प्रभावित करेंगे, nt प्लस ये तो ऐड हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन होना चाहिए भाई, है ना। और फिर बेटा देखो यहाँ पर अपना आते कि बड़ा ब्रैकेट आएगा पहले, फिर छोटा ब्रैकेट आएगा, और वो 2 कारक जो बढ़ाते हैं उनका जोड़ हो जाएगा, सम हो जाएगा b+i।
माइनस दो कारक जो घटाते हैं उनका भी जोड़ होकर घट जाएंगे, d प्लस ई, दोनों छोटे ब्रैकेट में बंद रहेंगे और बड़ा ब्रैकेट यहां पे आ जाएगा। तो ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब तुम दिमाग लगा लो भाई, अगर मान लो b प्लस आई की संख्या d प्लस ई की संख्या से ज्यादा हुई, b प्लस आई की संख्या d प्लस ई की संख्या से अगर ज्यादा हुई तो आप जानते हैं समष्टि घनत्व क्या होगा, समष्टि घनत्व बढ़ेगा। तो आप जानते हैं बेटा समष्टि घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और अगर मान लो कि b प्लस आई की संख्या कम हो गई d प्लस ई की संख्या से, तो समष्टि घनत्व क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। घट जाएगा या नहीं घट जाएगा, बोलो। तो ये समीकरण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डेटा दे दिया जाए तो भी आप आराम से भर दोगे यहां पर, बोलो बेटा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, और वो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान दो, सामान्यतः पॉपुलेशन डेंसिटी, अधिकांशतः अपन कहें है ना, अपन कहें बेटा कि सामान्यतः पॉपुलेशन डेंसिटी समष्टि घनत्व है। सामान्य पॉपुलेशन डेंसिटी मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है, दो कारकों पर निर्भर करती है, जो प्राकृतिक कारक हैं बेटा, या आप जानते दो कारकों पर निर्भर करती है, वो है जन्म दर, नेटलिटी, वह मृत्यु दर, यानी बेटा क्या, मोर्टेलिटी। बात को समझ रहे हो। अभी अपन आगे वृद्धि वक्र में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वृद्धि की दर जो होती है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर वो आर होगी, और आर बराबर क्या होगी, बी माइनस डी, बी माइनस डी, मतलब नेटलिटी और मोर्टेलिटी, ये दो ही कारक हैं। अपन कहते हैं कि समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है ना, ये दो ही कारक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये दो ही कारक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। और सामान्य केसों में, सामान्य परिस्थितियों में अपन इन्हीं को यूज करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आई आप्रवासन, जानते हो ना, इमिग्रेशन, तथा ई उत्प्रवासन, उत्प्रवासन भी महत्वपूर्ण होते हैं, है ना बेटा। विशेष परिस्थितियों में आई और ई भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जनरल सामान्य केसों में तो बी और डी, मतलब नेटलिटी और मोर्टेलिटी, है ना, लेकिन आप जानते हो कि विशेष परिस्थितियों में आई और ई भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप जानते हो बेटा कि जो पादप अनुक्रमण होता है, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको पादप अनुक्रमण। पादप अनुक्रमण में जो समुदाय का एक गुण होता है अनुक्रमण, तो बिल्कुल एक मैंने बताया था पहले भी, बेर रोक, नग्न चट्टान, जहां कोई वनस्पति नहीं है, या ऐसा आवास जहां पहले कुछ भी नहीं है। तो नए विकसित होने वाले आवास में, तो एकदम से जो नए विकसित होने वाले आवास में, तो आप समझ सकते हैं कि जन्म दर की जगह जन्म दर से ज्यादा आई महत्वपूर्ण होगा। जन्म दर से ज्यादा क्या होगा, आई, आप्रवासन, है ना। अपन कहेंगे कि पादप अनुक्रमण के दौरान नए विकसित, एकदम नया आवास विकसित हो रहा, वहां पहले कोई भी ऑर्गेनिक मैटर था ही नहीं, तो नए विकसित होने वाले आवास में जन्म दर, तो बाद की बात होगी, जन्म दर से ज्यादा आई महत्वपूर्ण होगा, आप्रवासन।
आप्रवासन महत्वपूर्ण होगा। यस बेटा, जैसे पादप अनुक्रमण के दौरान एकदम नए विकसित होने वाले आवास में पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटलिटी यानी जन्म दर के स्थान पे ज्यादा महत्व वहां पर कौन होगा? इमिग्रेशन, आप्रवासन होगा। बात को समझे। और ये विशेष परिस्थिति में ऐसे काम करते हैं आई और ई। जैसे ई कब काम करता है? मान लो बाढ़ आ गई या आग लग गई तो फिर वहां से लोग, या संसाधन कम हो गए तो लोग अचानक छोड़ के चले जाएंगे। बात को समझे। तो ये बात आपकी होगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु हो गया है। यस। और फिर आप जानते हो कि आपकी एनसीईआरटी ने ये जो आपको बात बता रखी है कि देखो ये जो 4 मूलभूत कारक हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हैं, और उनमें प्राकृतिक कारक तो 2 ही हैं, जन्म दर और मृत्यु दर, लेकिन विशेष परिस्थिति में आई और ई भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई बेटा। यस। तो देखिए बेटा कि यहां आपको इस वे में दे रखा है, और ये आपको क्या बता रखा है? समष्टि घनत्व n। यहां आपको बता रखा है बेटा समष्टि घनत्व कैपिटल N। और यहां अपन बात बता कि आपको जो लाइंस दे रखी है कि जैसे ये यहां पर आप समझ रहे हो कि यहां पहले 2 कारक आपको दे रखे हैं, फिर ये बता रखा है जैसे यहां पर आई प्लस यानी क्या है? आप्रवासन। आप्रवासन ऐसे आप समझ सकते हो कि ये भी प्लस करता है, बी यानी नेटलिटी, जन्म दर, नेटलिटी जन्म दर। और आपको पता है बेटा कि जो उत्प्रवासन है ई, वो माइनस करता है उत्प्रवासन, और ये भी आप जानते हो कि माइनस करता है मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर, डी। तो ये भी क्या करता है? माइनस करता है। तो वही बात हो गई कि ये आई और बी और आई ये तो बढ़ाते हैं, और डी और ई क्या करते हैं? घटाते हैं। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये आपके वहां पर जो बता रखा है। और अब बेटा अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, समष्टि वर्दी मॉडल, समष्टि ग्रोथ या पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। क्लियर है? ये सिंपल लाइनें थी, एनसीईआरटी से आपको तैयार करना बेटा। यस। तो बहुत ही अच्छा, क्लियर। अब बेटा देखो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन बिल्कुल पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल एक क्वेश्चन वहां से 100% आता है, जो जेसैप और सिग्मोइड है। तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो उसको अपन पूरा एक लेक्चर देंगे। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए वर्दी मॉडल पूरा मन लगाकर पढ़कर आए, और कुछ भी नहीं आप तो पढ़ के आना, रीडिंग लगा के आना, मस्त समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।